So welcoming you all, and we would be covering chapter number 3 now. Chapter number 3 is all about, जो mainly मैं आपको recall करवाऊँ तो forward charge mechanism and reverse charge mechanism, ठीक है. Normally जो GST है वो indirect tax है, forward charge mechanism है, जिसके अंदर जो customer है, जो recipient है, वो आपको GST पे करके चला जाता है, and afterwards आप उसे गवर्नमेंट को जमा करवा देते. लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज लगा रखा है, जिसमें वो कहता है कि सप्लायर को आप सिर्फ उसकी पेमेंट कीजिए, GST उसको हैंड ओवर मत कीजिए, और रेसिपिएंट उस इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी खुद ब खुद गवर्नमेंट को जाके जमा करवाएगा. और मैं बहुत बार ये बात कहता हूं कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वहां पर इनडायरेक्ट नेचर टैक्स की जो नेचर है वही डायरेक्ट नेचर की मानी जाती है. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हम किसको कहते हैं? जिसके अंदर बर्डन भी मेरे ऊपर और जमा भी मैंने ही करवाना है. तो रेसिपिएंट कहता है कि सर अब तो ये इनडायरेक्ट टैक्स रहा ही नहीं, अगर आप रिवर्स चार्ज लगा देंगे. सो द आंसर इज यस. ठीक है, अगर रिवर्स चार्ज लग रहा है तो वहां पर ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है बल्कि डायरेक्ट टैक्स है, जिसकी पॉकेट से जा रहा है उसी को जाके गवर्नमेंट को जमा करवाना रहेगा. इस पूरे चैप्टर में जो दो टर्म्स आपको बहुत ज्यादा गौर करनी पड़ेगी, एंड दैट इज इनवर्ड सप्लाई. ठीक है, जो रिवर्स चार्ज है उसमें हमने रेसिपिएंट को कहा कि सर ये आपकी इनवर्ड सप्लाई है और इसके ऊपर टैक्स आपको खुद जमा करवाना पड़ेगा. ठीक है, और टैक्स जो है वो आप कैश लेजर से जमा करवाएंगे और ये आपके क्रेडिट लेजर में जाकर क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, ये हम आईटीसी के चैप्टर में करेंगे. एंड वन लास्ट थिंग बिफोर आई स्टार्ट हियर इज कि रेसिपिएंट उसके ऊपर जो टैक्स जमा करवाएगा, मैंने आपको बोल दिया वो उसे कैश लेजर से जमा करवाना पड़ेगा. और जिन केसेस के ऊपर आरसीएम लग रहा है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी. ठीक है, और चलिए जी अब शुरू करते हैं. सबसे पहले वो कहते हैं कि दो तरह की सप्लाई है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट. ये पिछले चैप्टर में भी कर लिया. अगर प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों सेम स्टेट के अंदर या सेम यूटी में फॉल करते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट कहा जाता है. एंड द कॉन्सिक्वेंसेज सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको जमा करवाना पड़ता है, लेट से हाफ मतलब 99%. और अगर वो इंटर स्टेट होगा, इंटर स्टेट मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स हैं और दो या दो से ज्यादा यूटी है या फिर वन स्टेट और अनदर यूटी है, तो उसे इंटर स्टेट कहा जाएगा. एंड द कॉन्सिक्वेंस विल बी व्हाट कि आईजीएसटी लगेगा एट द होलसम रेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको आगे जाकर बांटेगी. सीजीएसटी एक्ट अब हम करने जा रहे हैं जी, और इसके अंदर पहले इंडिया की डेफिनेशन है, ये हम कल की क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं. मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो यहां पर इंडिया की जो डेफिनेशन है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करेगी. सेंट्रल टैक्स का मतलब सीजीएसटी. स्टेट जीएसटी की बात कर रहे हैं तो वो स्टेट जीएसटी कहता है कि इट विल बी एप्लीकेबल टू फुल ऑफ दैट स्टेट. जिस भी स्टेट की बात करें, अगर पंजाब जीएसटी की बात कर रहे हैं तो इट विल बी एप्लीकेबल टू पंजाब. हरियाणा जीएसटी की बात कर रहे हैं देन इट विल बी एप्लीकेबल टू हरियाणा. या फिर यूटी, तो हमने कहा सर यूटी क्यों बोल रहे हो, यूटी के अंदर स्टेट जीएसटी थोड़ी ना लगेगा, वहां पे तो यूटी जीएसटी लगेगा. वो कहता है कि नहीं, एक्चुअली जब स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी तो वो कहता है कि इसमें वो यूटीज भी आ जाएंगे जिनके पास स्टेट का लेजिस्लेचर है. ठीक है, जिनके पास स्टेट का दर्जा है, और ऐसे हमारे पास 3 है. नंबर 1 दिल्ली. ठीक है, वहां पे प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट है, आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी की है. नंबर 2 इज द जम्मू एंड कश्मीर एंड नंबर 3 इज पौंडीचेरी. तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी 3 यूटीज हैं जिनका अपना स्टेट लेजिस्लेचर उनके पास है, तो उनके ऊपर भी एसजीएसटी ही लगेगा. और रिमेनिंग 5 यूटीज के ऊपर यूटी जीएसटी लगेगा. और वो 5 कौन सी हैं? तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर एंड दमन एंड दीव. बहुत ही लंबा नाम हो गया, 3 एंड है जी इसके अंदर. और फिर वो कहते हैं लद्दाख. यहाँ पे प्लीज कोई ले लद्दाख मत लिख देना. ले इज द सिटी और द टाउन बिटवीन द लद्दाख. ठीक है, सो अल्टीमेटली इट इज द लद्दाख, नॉट द ले लद्दाख. फिर है जी चंडीगढ़ एंड द अदर टेरिटरी. अदर टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने बोला कि ये 5 यूटीज इसमें आती हैं. और फिर वो कहता है कि अगर कोई भी इंडिया का पार्ट बच गया जी जो किसी भी स्टेट या यूटी में कवर अप नहीं हो रहा तो उसे अदर टेरिटरी मानकर उसके ऊपर यूटी जीएसटी लगा दिया जाएगा. फाइन, तो ये 5 नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे. और यहां पर जो ये 6th पॉइंट है दैट इज द अदर टेरिटरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बाद में अमेंडमेंट में लाया गया. और अदर टेरिटरी को उन्होंने यहां पे एक्सप्लेन भी किया है कि जो जगह इंडिया की किसी भी स्टेट या यूटी में फॉल नहीं करती है तो उसे अदर टेरिटरी मानकर वहां पर यूटी जीएसटी लगा दिया जाएगा. फिर है जी आईजीएसटी. तो आईजीएसटी को हम इंटीग्रेटेड टैक्स यहां पे कह रहे हैं. आइए जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. सेक्शन 9 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, हाथ से लिखना पड़ेगा. तो लिखिए जी यहां पर सेक्शन 9. हाथ से लिखने की बस एक ही इंटेंशन है कि पेज पे अगर आपने हाथ से कुछ लिखा रहता है तो उस पर आपकी नजर जरूर जाती है, और अगर हाथ से लिखा रहती है इंपॉर्टेंट सेक्शंस को तो वो मेमोराइज जल्दी हो जाते हैं.
तो सेक्शन 9 हमने यहाँ पे लिख दिया जी। सो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 ने क्या बोला, सीजीएसटी एक्ट है, तो वो कहता है कि जी हम सीजीएसटी लगाएंगे ऑन ऑल द इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट जो विद इन द सेम स्टेट या विद इन द सेम यूटी है, अब चाहे वो गुड्स की हो, सर्विसेज की हो या दोनों की हो, लेकिन इसमें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कवर अप नहीं की जाएगी। और किस वैल्यू पे लगाएंगे जी सीजीएसटी, तो वो कहता है सेक्शन 15 अभी आगे वैल्यूएशन के चैप्टर में कवर अप करेंगे, तो वो जो हमें वैल्यू बताएगा उसके ऊपर सीजीएसटी लगाया जाएगा। क्या रेट होगा, कहता है रेट हम नोटिफाई कर देंगे, लेकिन वो रेट 20% से ज्यादा नहीं होगा, अप टू 20% होगा या इक्वल टू 20% होगा, लेकिन वो 20 से ज्यादा नहीं होगा। और ये रेट कौन बताएगा, वो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। Collected in such manner as may be prescribed, as may be prescribed का मतलब refer the rules, and shall be paid by taxable person। taxable person की कल definition आई थी, the person who is registered or liable to be registered। तो हमने कहा कि सर इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं 9(1) को। सबसे पहले वो कहता है चार्ज ऑफ सप्लाई किसके ऊपर है, गुड्स के ऊपर भी और सर्विसेज के ऊपर भी और बोथ के ऊपर। फिर वो कहता है कि अंडर द जीएसटी लॉ जो लेवाई ऑफ टैक्स है वो दो तरह से लगाया जाता है, या फिर तो आप सप्लायर को दे देंगे या फिर रेसिपिएंट को, हमने कहा आपने खुद जाके जमा करवाना है। अगर आप सप्लायर को दे देंगे तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज FCM, और जो दूसरा है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, तो वहां पर आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर वन वर्ड आंसर है, एक वर्ड में बताओ इनडायरेक्ट टैक्सेस में FCM है कि RCM है, तो मैं कहूंगा FCM। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट इज द FCM और कुछ चुनिंदा केसेस में इट इज द RCM। इंट्रा स्टेट सप्लाईज आर लायबल टू द CGST, और मैंने आपको बताया कि सभी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगेगा एक्सेप्ट द अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। और यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्योंकि अगर वो इंटर स्टेट है तो उसके ऊपर IGST लगेगा। रेट ऑफ टैक्स, तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 20% होगा, हम नोटिफाई कर देंगे। तो अभी तक क्या रेट्स नोटिफाई हुए हैं, तो वो कहते हैं कि जी 0%, 0.05%, 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6% और 9% और 14%। ठीक है, वैसे इनके पास जो पावर थी वो 20 तक लगाने की थी, तो 20 + 20 इज 40, लेकिन आपको पता है ये जो मैक्सिमम रेट अभी चल रहा है दैट इज 28%। तो 28% का अगर टोटल है तो उसमें से आधा CGST है, और वो आधा रेट कितना बनता है 14। तो गवर्नमेंट के पास पावर 20 तक की है, लेकिन अभी तक उन्होंने यूज 14% तक ही की है। वैल्यू एज पर द सेक्शन 15। कलेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इट इज टू बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। और हमने कहा कि सर ये जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं 5, इनके ऊपर बताइए, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे, पेपर में कहीं ना कहीं लिखने पड़ जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी इसके ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे, ये जीएसटी के पर्व्यू से बाहर नहीं है, लगाएंगे, और वो डेट अभी बताएंगे। अभी तो इनके ऊपर पुराना सिस्टम ही चल रहा है, वैट और स्टेट एक्साइज और सेंट्रल एक्साइज। तो वो कहते हैं कि डेट अभी बताएंगे जी, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। अब आते हैं जी मुद्दे की बात के ऊपर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि हमने कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर रखा है, और इस केस में RCM लगेगा। फिर से बोल रहा हूं, कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज को। तो इस चैप्टर के अंदर सर्विसेज की लिस्ट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, गुड्स की जो लिस्ट है दैट इज फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो कहते हैं कुछ गुड्स को और कुछ सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, जिन केसेस के अंदर RCM ही लगेगा। तो वो कहते हैं कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने अपने पास पावर ली, फिर उस पावर को यूज करके कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई किया। तो उन्होंने कहा कि हम नोटिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज और द बोथ, जिनके ऊपर जो टैक्स है वो RCM के तहत रेसिपिएंट को जमा करवाना पड़ेगा। अगर रेसिपिएंट इन गुड्स या इन सर्विसेज को रिसीव करता है, मतलब ये उसके लिए क्या है, इनवर्ड सप्लाई। फाइन, और वो कहता है ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रेसिपिएंट के ऊपर लग जाएगी एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे द टैक्स। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो लायबिलिटी थी वो हम ऊपर किसको बोल रहे थे, टैक्सेबल पर्सन, वो हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। तो रेसिपिएंट कहता है कि मेरी तो लायबिलिटी बनती ही नहीं, तो हमने कहा कि सर इसके लिए बनेगी, इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। रिवर्स चार्ज का मीनिंग, जिसमें रेसिपिएंट को टैक्स जमा करवाना है, ये 9(3) और 9(4) है। अभी हमने 9(3) पढ़ा है, 9(4) अभी पढ़ेंगे। और वो कहते हैं ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर लगता है, और इसकी जो पेमेंट है वो आप कैश लेजर से ही कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं कर सकते। क्रेडिट लेजर की जो पेमेंट है दैट इज यूज्ड
टू सेट ऑफ द लायबिलिटी ऑन द आउटवर्ड सप्लाई। वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है, बल्कि ये आपकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी है। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज कि आरसीएम के लगाने पर जो रेसिपिएंट है, क्या वो बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा उदास है? आंसर इज नो। ठीक है, वो कहते हैं फाइनेंशियली मेरे को कोई चेंज नहीं है, इट इज जस्ट दैट थोड़ी सी इनकन्वीनियंस ज्यादा है। आगे मेरी जिंदगी बड़ी आसान थी। देखिए, मैं एक शॉप पे जाता हूँ मोबाइल लेने, और वो कहता है 50,000 का मोबाइल है और 9,000 इसके ऊपर जीएसटी है। तो मैं ये पकड़ो 59,000, मैं अपना घर आके मोबाइल यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर वो आपको कह दे कि 50,000 मेरे को दे दो, 9,000 गवर्नमेंट को जाके खुद जमा करवाओ, तो मैं कहूंगा यार ये तो बड़ा मुश्किल है। अब जीएसटी नंबर लो, जाके जमा करवाओ, रिटर्न भरो और सारा रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो इन दैट केस इनकन्वीनियंस है। पहले भी 59,000 देना था और अभी भी 59,000 देना है। द थिंग इज ओनली ऑफ द इनकन्वीनियंस। और फिर आई थिंक 9(4), हमने कहा सर 9(4) में भी रिवर्स चार्ज है। द आंसर इज यस, लेकिन ये उन केसेस के अंदर है जहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड है लेकिन जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है। पता है ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? हमने कहा कि सर जनरली तो क्या होता है, शॉपकीपर रजिस्टर्ड होता है और कस्टमर अनरजिस्टर्ड होता है। ये कैसे हुआ कि कस्टमर रजिस्टर्ड है और शॉपकीपर अनरजिस्टर्ड है? तो शायद जो कस्टमर है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और जो सप्लायर है वो एक छोटी सी शॉप है या एक छोटा सा डीलर है। और डीलर कहता है कि सर मेरी थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस हुई, मैंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा। ठीक है, बट रेसिपिएंट कहता है कि हम तो बहुत बड़ी कंपनी है और हमने वो जीएसटी नंबर ले रखा है। सो इन दैट केस क्या हुआ, जिसमें रेसिपिएंट नोटिफाइड पर्सन नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं किससे? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। ठीक है, तो इन केसेस में भी आरसीएम लग जाएगा। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल नोटिफाई कर सकती है, स्पेसिफाई द क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन हैं कौन? रेसिपिएंट्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ द बोथ। उन्होंने कहां से रिसीव की? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। तो उनको टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर रेसिपिएंट को खुद जमा करवाना पड़ेगा और सारी प्रोविजन आपके ऊपर एज इट इज लग जाएंगी, एज इफ यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। तो कल अगर हमें ये टैक्स ना मिला तो गवर्नमेंट ने कहा कि आके हम रेसिपिएंट को पकड़ेंगे कि आपने ये जमा क्यों नहीं किया। और वो सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है, सेम प्रोविजन आईजीएसटी में कॉपी पेस्ट की गई है। फाइन जी, तो हमने कहा कि सर जल्दी से हमें गुड्स और सर्विसेज बताइए जो कि 9(3) के अंदर नोटिफाइड है। प्लीज ये जो अब अगले 15-20 मिनट में हम करने जा रहे हैं, द लिस्ट ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज जिनके ऊपर आरसीएम लगता है। अब आरसीएम दो जगह लगता है, 9(3) और 9(4). 9(4) नहीं कर रहे, 9(3) कर रहे हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। इन ऑल दीज केसेस आप रजिस्टर्ड हैं कि अनरजिस्टर्ड है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमने कह दिया सो कह दिया, अगर रेसिपिएंट को ही इसके अंदर टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और मैंने आपको बोला गुड्स का बस इतना सही है। ठीक है, और जो सर्विसेज हैं वो अगले 4 पेज तक जाएगी। तो एक बार गुड्स का पढ़ लेते हैं। तो वो कहता है कि जी गवर्नमेंट ने कोई गुड्स को नोटिफाई कर रखा है, तो वो कहता है कि यस, कोई गुड्स को भी नोटिफाई कर रखा है जिसके ऊपर टैक्स आरसीएम के तहत जाता है। तो गुड्स लाइक द कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर लीव्स, टबैको लीव्स, सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट्स, सिल्क यार्न, यूज्ड व्हीकल जिसको आप सेकेंड हैंड व्हीकल्स भी कह सकते हैं, सीज एंड द कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, रॉ कॉटन एटसेट्रा। और ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठीक है, तो इन्होंने थोड़े से मेन यहां पर लिख दिए और वो कहते हैं इन सब के ऊपर आरसीएम लगता है। मतलब अगर आप ये सारी गुड्स रिसीव कर रहे हैं तो आपको टैक्स गवर्नमेंट को खुद जाके जमा करवाना पड़ेगा। सप्लायर सिर्फ अपनी गुड्स की पेमेंट लेगा और चला जाएगा, आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। हमने कहा सर सर्विसेज के बारे में भी बताइए। तो सर्विसेज में भी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने अपनी नोटिफिकेशन की पावर को यूज किया हुआ और कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर रखा है। और हमने कहा कि सर ये आपने धीरे धीरे किया कि एक साथ ही? वो कहता है कि सर एक साथ ही। तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि आपको सोचना नहीं पड़ा। गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सर्विसेज जब पहले सर्विस टैक्स लगता था तब भी आरसीएम के अंदर ही फॉल करती थी। ठीक है, तो ये वहीं से कॉपी पेस्ट इन्होंने कर दिया फ्रॉम द डे 1। आइए जी, सबसे पहले है जीटीए, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क है जी। जीटीए का जब भी नाम मेरे मुंह से निकले तो आप प्लीज अपनी बुक में स्टार मार्क ऑटोमेटिकली कर लिया कीजिए। पेपर में जीटीए का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 2 3 कितने भी आ सकते हैं। सुन लीजिए, देखिए जीटीए का क्या है मैं आपको बता देता हूं। जीटीए की यूनिटी बहुत ज्यादा है जी, और एडवोकेट्स की भी यूनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आए दिन ये स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं। ठीक है, एक पुलिस वाला कुछ बोल देता है तब इनकी स्ट्राइक हो जाती है। कहते हैं कैंटीन में समोसे में आलू कम होते हैं तो स्ट्राइक हो जाती है। किसी भी बात पे स्ट्राइक हो सकती है। सो सेम इज द जीटीए, और इन दोनों के बिना हमारा चलता नहीं जी। एडवोकेट से उठ जाएंगे तो जुडिशरी बंद हो जाएगी, और जीटीए अगर
सप्लाई करना बंद कर देंगे, पेट्रोल डीजल असेंशियल आइटम्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जाएंगी, तो फिर पूरे देश में चक्का जाम हो जाएगा। तो जब जब हमने जीटीए के ऊपर सर्विस टैक्स या फिर जीएसटी लगाने की कोशिश की तो इन्होंने स्ट्राइक कर दी, ठीक है। सो इन दैट केस हमने जीटीए वालों को क्या बोला कि सर जीटीए के ऊपर जीएसटी, अब गवर्नमेंट कहती है हम भी मजबूर है, ठीक है, हम भी जीएसटी कैसे जाने दें, तो उन्होंने कहा कि सर मिडवे निकालते हैं आरसीएम। जीटीए वालों को बोला कि सर आप अपना भाड़ा लो, अपना फ्रेट लो, अपना रेंट लो और जाओ, ठीक है। और रेसिपिएंट को कहा कि इसके ऊपर जीएसटी आपको खुद जमा करवाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जी जीटीए को देते हैं, तो वो कहते जीटीए हमारी बात सुनता होता फिर बात ही क्या थी, ठीक है। वो तो हमारी बात सुनता नहीं, वो तो बहुत घर में होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे जो बड़े नकचड़े और लड़ाकी होते हैं, तो पेरेंट्स उसको नहीं कुछ कहते, बाकियों को बोलते हैं कि चल तू एडजस्ट कर ले, ठीक है, उसकी नेचर का तो पता ही है। तो ये वो जीटीए है जी। सो जीटीए को हमने कहा कि अगर जीटीए ने इन 7 लोगों को सर्विसेज दी है, सो इन दैट केस इन 7 लोगों को बोला कि आपको उसके ऊपर जीएसटी 5% के हिसाब से खुद जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई जीटीए शरीफ है और उसने कहा कि सर मैं खुद जमा करवा दूंगा 6 + 6 12%, तो हमने कहा कि जी ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद जमा करवा देंगे फिर आरसीएम लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो आप जब कभी भी किसी जीटीए से सर्विसेज लें तो आप उससे पूछें कि सर आप शरीफ हैं कि वो लड़ाके वाले, मतलब आप 6% खुद जमा करवा देंगे या फिर आप नहीं जमा करवाएंगे, मेरे को जमा करवाना पड़ेगा। हर एक जीटीए से आपको पूछना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि सर आई एम रजिस्टर्ड एंड आई विल पे 6 + 6%, आप मेरे को 12% दे दीजिए, तो आप उसे ही 12% दे दीजिए और बात खत्म। बट अगर वो कहते हैं कि सर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी आपको खुद देखना पड़ेगा, फिर आपको उसके ऊपर 5% खुद जाकर टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर इसमें तो मेरा नुकसान है। नुकसान आपका दोनों केसेस में नहीं है, क्योंकि जो भी आप टैक्स जमा करवाएंगे उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, जिसको आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से ऑफसेट कर सकते हैं। तो जीटीए ने अगर इन 7 लोगों को सर्विसेज दी है, नंबर 1 इट इज द फैक्ट्री विच इज रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, या फिर वो पर्सन जिसको सर्विसेज दे रहा है, मतलब रेसिपिएंट की बात हो रही है, 7 पॉइंट रेसिपिएंट्स हैं, तो रेसिपिएंट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट है एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, पार्टनरशिप फर्म है वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, और लास्ट में है जी सीटीपी। और पार्टनरशिप फर्म में वो कहते हैं इंक्लूडिंग एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आ जाएंगे, और पार्टनरशिप फर्म में ऑब्वियसली एलएलपी भी आ जाएगी। गॉट दिस? तो मैं इस 7 के 7 एक बार रिपीट करवा देता हूं, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है। नंबर 1 एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 पॉइंट्स बंडल में आ गए, फिर कंपनी और पार्टनरशिप फर्म ये बंडल में आ गए, फिर जीएसटी और सीटीपी ये बंडल में आ गए। फैक्ट्रीज एक्ट अकेला, सोसाइटी एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म एंड द बॉडी कॉर्पोरेट, सीटीपी एंड रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। इन 7 लोगों को अगर सर्विसेज दी तो आरसीएम के तहत आपको टैक्स खुद जमा करवाना पड़ेगा, मतलब इन 7 लोगों को जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर जीटीए कहता है कि सर मैं 6% खुद जमा करवा दूंगा, फिर आपको आरसीएम लगाने की जरूरत है ही नहीं। सुनिए जी, इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट था कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि सर जीएसटी में तो हम भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और गवर्नमेंट कहती है कि जीटीए से तो हम ऊपर ही हैं, जीटीए से हम नीचे नहीं है। सो इन दैट केस गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी ने जीएसटी नंबर ले रखा है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, क्योंकि हमें आगे जाके उनका टीडीएस डिडक्ट करना रहता है, सो इन दैट केस ये आरसीएम की प्रोविजन हमारे ऊपर नहीं लगेगी। तो वो कहता है हाउएवर नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल बी एप्लीकेबल प्रोवाइडेड दैट, अगर आपने सर्विसेज दी हैं किसको, अगर आपने दी है किसी डिपार्टमेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द यूटी और लोकल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट एजेंसीज जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखी है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 51, सो इन दैट केस उनके ऊपर ये पॉइंट नहीं लगेगा। तो अगर आपके मन में ये बात आती है कि सर फिर इस केस में होगा क्या, फिर इस केस में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट फिर भी जीएसटी हम नहीं जमा करवाएंगे, तो उस केस में क्या जीटीए जमा करवाएगा? अगर जीटीए ने रजिस्ट्रेशन ले रखी है फिर तो वो 12% जमा करवाएगा ही करवाएगा। बट अगर जीटीए ने कहा कि सर मैंने भी जीएसटी नंबर नहीं ले रखा, इन दैट केस इट विल बी एग्जम्प्ट, ठीक है, फिर छुट्टी हो गई जी, ठीक है। सो अगर लेटर से मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा हूं और मैं जीटीए की सर्विसेज लेता हूं, ठीक है, सो इन दैट केस जीटीए कहता है कि सर आप इन 7 में से फॉल करते हो किसी में? मैंने कहा नहीं, मैं तो इन 7 में से किसी में नहीं फॉल करता। और वो कहता है कि सर मेरे पास भी जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैंने कहा सर बस ठीक है, फिर जीएसटी एग्जाम्प्ट हो गया। ये टॉपिक हम एग्जाम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस या फिर तो जीटीए रजिस्टर्ड हो या ये 7 में से कोई एक हो,
एक चीज और बोल रहा हूं, इन सातों में से किसी ने बोला कि सर मेरे पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, इसके पास था और सीटीपी के पास भी था। इन दोनों के अलावा कोई कंपनी है, फैक्ट्रीज एक्ट है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने बोला कि जीटी की सर्विसेज तो ले ली लेकिन हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है। सरकार कहती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा, रिटर्न भरनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, जीटीए के बाद आई थी हमारे पास हमारे प्यारे एडवोकेट्स। तो वो कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, कोई सीनियर एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट्स है जिन्होंने सर्विसेज दी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या दिया है? लीगल सर्विसेज। तो हमने कहा लीगल सर्विसेज क्या होती है? तो वो कहता है कि कुछ भी हो सकती है, सो इट कैन बी एनीथिंग। सो वो कहता है कि इन रिलेशन टू एनी एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, ठीक है, कोई भी लॉ की लाइक हो सकती है। और फिर वो कहता है कि इन एनी मैनर, या फिर उसको रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज चाहिए बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और द अथॉरिटी। तो इन दैट केस, तो अगर उन्होंने सर्विसेज दी है किसी बिजनेस एंटिटी को विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, सो इन दैट केस बिजनेस एंटिटी को टैक्स खुद जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि सर बिजनेस एंटिटी का केस ही ना हो, लेट से हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो, दो भाइयों का झगड़ा हो, प्राइवेट घर का फैमिली डिस्प्यूट हो और उसमें एडवोकेट ने सर्विसेज दी हैं, तो वो एग्जाम, ठीक है, क्योंकि आरसीएम कब लगेगा? सिर्फ बिजनेस एंटिटी होगी तो। और अगर वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, उनका कोई फैमिली मैटर है, कार एक्सीडेंट का केस है, इन दैट केस वहां पर जीएसटी एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि आरसीएम लग नहीं रहा, एफसीएम लग नहीं सकता। गॉट दिस? और इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और द फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, इन तीनों के ऊपर आरसीएम ही लगेगा। मतलब अगर आप बिजनेस एंटिटी हैं और आप किसी एडवोकेट की सर्विसेज लेते हैं, तो एडवोकेट पता है क्या बोलेगा कि सर मेरा बिल है 1,18,000 का, जिसमें से 1 लाख मेरी फीस है, 18,000 रुपए जीएसटी। आप उसे 1,18,000 देंगे, वो कहता है सर सॉरी आप मेरे को सिर्फ 1 लाख दे दीजिए, 18,000 इसके ऊपर आपको खुद जाके जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि आप बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। और वो कहेगा कि मेरे पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं। सेकेंड इज द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। कल मैंने आपको जब बताया था नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 के अंदर, तो उसके अंदर आया था जी कोर्ट्स, ठीक है, और कोर्ट या फिर कोई ट्राइब्यूनल्स, लेकिन उसमें आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स नहीं थे। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स के ऊपर जीएसटी लगेगा और अंडर आरसीएम। तो जो पर्सन आर्बिट्रल की सर्विसेज ले रहा है, अगर वो बिजनेस एंटिटी है, तो उसे उसके ऊपर जीएसटी खुद जाके जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज। तो अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज किसी बॉडी, कॉर्पोरेट या किसी पार्टनरशिप फर्म ने ली है जो कि लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी है, तो उसके ऊपर भी आरसीएम के तहत जीएसटी लगेगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल इज ऑफ द आईपीएल। तो आईपीएल के अंदर लेटर से वीवो आईपीएल होता है और वीवो वाले कहते हैं कि सर इस बार आपका आईपीएल हम स्पॉन्सर करेंगे और 6 करोड़ रुपया हम आपको देंगे। तो आईपीएल वाले कहते हैं कि जी हमें 6 करोड़ रुपए तो दे दो, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी आपको खुद जमा करवाना पड़ेगा अगर आप कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो वीवो वालों ने कहा कि यस वी आर द कंपनी। सो इन दैट केस हमने कहा कि सर फिर आरसीएम के तहत इसके ऊपर जीएसटी आप खुद जाकर गवर्नमेंट को जमा करवाइए। आईपीएल वाले आपसे 6 करोड़ रुपया तो ले लेंगे, लेकिन उसका जीएसटी गवर्नमेंट को आपको खुद जमा करवाना पड़ेगा। और मैं एक और बात बोल रहा हूं, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आईपीएल और वीवो के अंदर स्पॉन्सर के अंदर सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, जो पर्सन पे कर रहा है। तो आपको क्या लगता है आईपीएल वाले वीवो को पे कर रहे हैं कि वीवो वाले आईपीएल को पे कर रहे हैं? तो वीवो वाले आईपीएल को पे कर रहे हैं, इसका मतलब वीवो इज द रेसिपिएंट। Next, services supplied by the central government, state government, UT or the local authority to a business entity. Obviously, central government या ये सारी गवर्नमेंट एंटिटीज काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सर हम जो आपको सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा, लेकिन वो जीएसटी आपको खुद जमा करवाना पड़ेगा अगर आप बिजनेस एंटिटी हैं तो। एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो ये थोड़ा सा एम्फसाइज करने वाली बात है कि फॉलोइंग के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि आप जीएसटी हमें ही दे देना, हम ही खुद जाके जमा करवा देंगे, बट इनके अलावा कोई और सर्विसेज होगी तो उसके ऊपर जीएसटी आपको खुद जमा करवाना पड़ेगा। नंबर 1, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में करके कि इन केसेस में एफसीएम लगेगा। तो यहां पे उन्होंने कहा रेंटिंग ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा वो कहता है कि जी अगर आप हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में गए हैं स्पीड पोस्ट करवाने, ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिस में गए हैं स्पीड पोस्ट करवाने, तो कभी उसकी पर्ची देखना, तो ऐसे लिखा होता है 50 रुपए प्लस जीएसटी, ठीक है, और वहां पर आरसीएम नहीं है, वहां पे एफसीएम है, तो आप जीएसटी की पेमेंट भी उन्हीं को दे देते हैं। आपने वहां पे जाकर एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट करवाना है, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस लेनी है, एजेंसी सर्विसेज लेनी है, सो इन ऑल दीज केसेस एफसीएम लगेगा। दूसरा, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और द वेसल इनसाइड और आउटसाइड द पर्सन्स ऑफ एनी पोर्ट ऑफ द एयरपोर्ट। तो पोर्ट या एयरपोर्ट के ऊपर अगर उन्होंने कोई सर्विसेज दी हैं किसी एयरक्राफ्ट को या किसी वेसल को,
अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्विसेज दी है तो वहां पे भी FCM लगेगा, चार्जेस के साथ ही आप GST गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। एंड द लास्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और द पैसेंजर। अगर गवर्नमेंट आपको सर्विसेज दे रही है जिसमें वो आपके गुड्स या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है, तो वहां पर भी टिकट के साथ ही आप उनको GST भी पे कर दीजिए, गवर्नमेंट खुद वो टैक्स जमा करवा देगी, चाहे वो बिजनेस एंटिटी है चाहे कोई और है। ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप क्रॉस कर रहे हैं और नीचे वो कहता है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी GST है। तो हमने कहा सर ये क्या दिमाग खराब कर रहे हो, ऊपर आपने बोला एक्सेप्शन में, हमने FCM में डाल दिया, अब आप बोल रहे हो कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है तो उसके ऊपर भी RCM है। तो हमने कहा ऊपर ही लिख देते, तो कहता है कि नहीं थोड़ा सा फर्क है, बिजनेस एंटिटी की जगह यहां पे वर्ड है रजिस्टर्ड पर्सन। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है सिर्फ तभी RCM लगेगा। चाहे गवर्नमेंट ने रेंटिंग अपनी जगह रेंट पे दे रखी है ऐसे बिजनेस एंटिटी को जो कि अनरजिस्टर्ड है बट है बिजनेस एंटिटी, तो उसके ऊपर RCM नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी फिर ठीक है, फिर इन दैट केस RCM हम लगा देंगे। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा ट्रिकी है। तो एक तरह से ये जो ब्रैकेट है FCM वाला वो इतना ही है। ठीक है, क्योंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर FCM नहीं है, RCM ही है, लेकिन सभी बिजनेस एंटिटीज के लिए नहीं, सिर्फ उस बिजनेस एंटिटी के लिए जो कि रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, ये दोनों एग्जांपल्स हैं जी। अगर आपके पास कहीं पे डेवलपमेंट राइट्स थे या फिर लॉन्ग टर्म लीज थी किसी भी पर्सन के पास और उसने वो राइट्स आगे किसको दे दिए, किसी प्रमोटर को दे दिए, सो उस प्रमोटर ने जब वो राइट्स खरीदे तो उसके ऊपर GST उसे खुद जमा करवाना पड़ेगा। आई गिव यू एन एग्जांपल, लाइक से गवर्नमेंट ने किसी जगह के राइट्स, डेवलपमेंट राइट्स या लॉन्ग टर्म लीज, 100 साल की लीज, जो लॉन्ग टर्म का मतलब 30 साल से ज्यादा की लीज होनी चाहिए, वो लीज मेरे को दे रखी है और मेरे को अप्रोच करते हैं ओमेक्स वाले कि सर हम यहाँ पे ना रेजिडेंशियल कॉलोनी बना देंगे, फ्लैट्स खड़े कर देंगे, आप ये राइट्स हमें दे दीजिए। तो मैंने कहा दे तो दूंगा लेकिन 60 करोड़ रुपए दूंगा। तो वो कहते हैं कि जी दिए और इसके ऊपर GST ओमेक्स वालों को खुद जाके जमा करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टर, ये कल की क्लास में कवर अप हो गया था। मैंने आपको बोला था डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, या फिर तो वो एम्प्लॉय होगा या इंडिपेंडेंट होगा। अगर एम्प्लॉय है तो नो GST, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर GST नहीं लगता। नेगेटिव लिस्ट का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, शेड्यूल 3 का। और लेकिन अगर वो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है या फिर एम्प्लॉय नहीं है तो उसके ऊपर RCM लगता है। तो डायरेक्टर अपनी सर्विसेज देगा बॉडी कॉर्पोरेट को और बॉडी कॉर्पोरेट को उसके ऊपर GST खुद जाकर जमा करवाना पड़ेगा। चलिए आगे। नेक्स्ट इज द इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस एजेंट ने जो सर्विसेज दी हैं किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। इसमें ना आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ये रखनी चाहिए कि जो इंश्योरेंस एजेंट है वो कस्टमर को सर्विसेज नहीं दे रहा होता, वो सर्विसेज किसको दे रहा होता है, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को। और कस्टमर कभी इंश्योरेंस एजेंट को कुछ नहीं पे करता, वो तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है। और उससे हम पूछते हैं चेक किस नाम का, तो कहते हैं कंपनी के नाम का। तो मैं उससे पूछता हूं कि सर आपको क्या मिला, 10 दिन से मेरी जान आपने ले रखी है तो इसमें आपको क्या मिला, तो वो कहता है सर मेरे को कमीशन मिलेगी बट फ्रॉम द कंपनी। सो इन दैट केस वो कहता है कि इंश्योरेंस एजेंट ने अगर किसी भी पर्सन को सर्विसेज दी है जो कि इंश्योरेंस का बिजनेस चला रहा है, अब वो एक कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटर, कोई भी हो सकता है, तो उसको GST खुद जमा करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस एजेंट उसके ऊपर GST जमा नहीं कर पाएगा। आर वी क्लियर? नेक्स्ट हमारे आए जी रिकवरी एजेंट्स। ये हमारे जो बाहुबली होते हैं एरियाज में, है ना। देखते हैं आप बिहार के इलेक्शंस और यूपी के इलेक्शंस, तो उसमें बाहुबली को टिकट दी जाती है। ठीक है, तो ये मूवी वाला बाहुबली नहीं है, ठीक है, जो एरिया के भाई लोग होते हैं। तो इनको बैंक ने रखा हुआ है जी फॉर द रिकवरी पर्पस। और ये जो लोग बैंक के पैसे मार के बैठ जाते हैं और पैसे वापस नहीं कर रहे होते, तो रिकवरी एजेंट्स उनके पीछे भेज देते हैं और वो फिर रिकवरी करवा के लेकर आते हैं और उनको उसमें से कमीशन दिया जाता है। तो ये सर्विसेज अगर देते हैं किसी बैंकिंग कंपनी, FI या NBFC को, तो उसके ऊपर GST बैंक को खुद जाके जमा करवाना पड़ता है और ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं उसके ऊपर GST जमा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप म्यूजिक कंपोजर हैं, फोटोग्राफर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो इन दैट केस हमने कहा कि सर ये हमारे आर्टिस्टिक लोग हैं, ये डीप वर्क करते हैं, जिनको बचे रहने दीजिए फ्रॉम द GST। सो अगर इन्होंने अपने राइट्स किसी म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर या किसी को भी सर्विसेज दी है, सो इन दैट केस कंपनी को हमने कहा कि सर इसके ऊपर GST आप खुद जमा करवाइए। ठीक है, तो लेट अस से कोई म्यूजिक कंपोजर है जिसने बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज किया और T सीरीज वाले उसको 10 करोड़ रुपए देते हैं, तो उसके ऊपर GST T सीरीज को खुद जमा करवाना पड़ेगा। म्यूजिक कंपोजर जो है उसको हमने कहा कि सर आप जाके प्लीज अपना म्यूजिक कंपोज कीजिए, आपको GST में आने की जरूरत नहीं है। सेम इज फॉर द ऑथर ऑफ द बुक्स। ऑथर ने बहुत अच्छी कमाल की बुक लिखी जी और फिर उसने पब्लिशर को दे दिया और पब्लिशर ने उसके राइट्स ले लिए जी, जैसे भी, या फिर वो पर कॉपी वाइज भी हो सकते हैं कि जितनी कॉपीज बिकेगी हम आपको 100 रुपए पर कॉपी देंगे, या फिर उसने कहा लम सम सर 10 करोड़ रुपए दिए
और ये राइट्स आप हमें दे दीजिए। इन दैट केस पब्लिशर को हमने कहा कि सर इसके ऊपर जीएसटी आप खुद जमा करवाइए, ऑथर को हमने कहा कि सर आप जाकर अपनी नेक्स्ट बुक लिखिए। लेकिन ये ऑथर ज्यादा ही तेज है जी, इसने कहा सर मैं खुद ही जमा करवाना चाहता हूं। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम तो आपको बचा रहे थे, बट अगर आप नहीं बचना चाहते तो फिर क्या करें। सो इन दैट केस यू कैन गिव अ डिक्लेरेशन और इन दैट केस यू कैन टेक द जीएसटी नंबर, फिर आप जीएसटी कलेक्ट कीजिए पब्लिशर से और आकर खुद जमा करवाइए। ऑप्शन इज दैट, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ये बार बार चेंज नहीं करनी, साल में एक ही बार आप ये अवेल या अनअवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने लेना है नहीं लेना आप एक बार ही डिसाइड कर लो साल में। ऐसा नहीं कि एक बुक के लिए कहा कि इसमें मैं लूंगा और अगले में आपने मैंने नहीं लेना, अगर वो दोनों सेम ईयर में फॉल करती है तो। आरबीआई ने एक ओवरसीइंग कमेटी बना रखी है, तो ओवरसीइंग कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं वो जो सर्विसेज दे रहे हैं आरबीआई को, तो उसके ऊपर आरबीआई खुद अपना जीएसटी जमा करवाएगा। ओवरसीइंग मेंबर्स को सिर्फ पेमेंट करेंगे, वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं होंगे। जबकि सप्लायर कौन है? ओवरसीइंग मेंबर्स। रेसिपिएंट कौन है? आरबीआई। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। बहुत सारे सीएस जो फाइनेंस का काम करते हैं ना, वो डीएसए बन जाते हैं अलग अलग बैंक्स के, और बैंक उनको कमीशन देता है। तो अगर डीएसए ने सर्विसेज दी है बैंकिंग कंपनी को, एफआई को या फिर किसी एनबीएफसी को, इन दैट केस उसके ऊपर जीएसटी बैंक को खुद जाकर आरसीएम के तहत जमा करवाना पड़ेगा। डीएसए को आप जीएसटी की पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो डीएसए बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी है, सो इन दैट केस उसे फिर खुद भी जमा करवाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? तो अगर वो डीएसए इंडिविजुअल है फिर तो आरसीएम लगेगा, बट अगर वो डीएसए कोई कंपनी है इन दैट केस आरसीएम नहीं एफसीएम लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर या एजेंट ऑफ बीसी, दैट इज द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, इन्होंने सर्विसेज दी है किसी बैंकिंग कंपनी को, सो इन दैट केस आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। और एजेंट ने सर्विसेज दी है किसको? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को, सो इन दैट केस भी आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक एक की वर्ड ही है, उसी पे आपने एम्फसाइज करना है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गया, बिजनेस फैसिलिटेटर हो गया, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट हो गया। नेक्स्ट है सिक्योरिटी की सर्विसेज। तो सिक्योरिटी की सर्विसेज अगर आपने दी हैं किसको? किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, और जिसने सर्विसेज दी हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी की सर्विसेज देखते हैं, जैसे आप एचडीएफसी बैंक में जाते हैं तो उनकी जर्सी पे लिखा होता है A to Z सिक्योरिटी, तो उनकी जर्सी पे एचडीएफसी बैंक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने अपने गनमैन नहीं बिठाए हुए, उन्होंने वो सर्विसेज किसी को आउटसोर्स कर रखी है। तो किसी पर्सन ने उनको सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रखी है, तो उसके ऊपर एचडीएफसी बैंक वालों को हमने कहा कि सर इसके ऊपर जीएसटी आपको खुद जाके जमा करवाना पड़ेगा, आप उसको हैंड ओवर नहीं करेंगे। लेकिन उसने कहा सर उसका नाम तो सुन लो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर का, A to Z सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने कहा कि अच्छा वो कंपनी है, फिर एफसीएम। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फॉर्म के अंदर नहीं है फिर आरसीएम, बट अगर वो कंपनी है जैसे ऊपर आया था डीएसए के केस के अंदर। लेकिन वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट एजेंसीज ने जीएसटी ले रखा है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा, तो फिर वहां पर आरसीएम नहीं लगेगा बल्कि एफसीएम लगेगा। या फिर वो पर्सन किसमें है? कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो उसको भी हमने कहा कि इसे भी बेचारे को जाने दो। नेक्स्ट है जी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज अगर आपने दी है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को और आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, सो इन दैट केस जीएसटी आरसीएम में लगेगा। बट अगर आप कहते हैं कि सर हम खुद ही जमा करवा देंगे, हम बॉडी कॉर्पोरेट हैं और 6% हम खुद जमा करवा देंगे, थोड़ा जीटीए से मिलता जुलता पॉइंट है ये, ठीक है। तो अगर आपने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज दी है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को तो आरसीएम लगेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं सर हम भी बॉडी कॉर्पोरेट हैं और 6% हम खुद ही जमा करवा देंगे, तो फिर आप खुद भी जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पहले ना सिक्योरिटीज का नाम आते ही आपके मन में आएगा सर ना ही ये गुड्स हैं और ना ही ये सर्विसेज हैं, तो इसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि कल जो डेफिनेशंस की थी गुड्स और सर्विसेज की, तो उसके अंदर सिक्योरिटीज वर्ड को एक्सक्लूड किया गया था। लेकिन जीएसटी कहता है कि अगर आपने सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम के अंदर अगर किसी ने किसी को सिक्योरिटीज लैंड की है और उसके ऊपर रेंट पे किया है तो जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज खरीदी बेची नहीं जा रही बल्कि सिक्योरिटीज रेंट पे दी जा रही है और रेंटिंग इज टैक्सेबल, गॉट इट। और उस पे लगेगा जी आरसीएम। तो लेंडर को जो पैसे पे किए गए बोरोवर को आरसीएम जमा करवाना पड़ेगा। जनरली ऐसा ही होता है, लेंडर छोटे मोटे लोग होते हैं और बोरोवर बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटीज को रेंट पे ले लेते हैं थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के। आर वी गुड? सो ये लिस्ट हमारी यहाँ पे खत्म होती है जी जिनके ऊपर जीएसटी लगता है। सो
ये जीटीए का टेबल मैं एक आपको जरूर करवाना चाहता हूं जी। मैंने आपको बोला था दो ऑप्शन है, या फिर तो 5% टैक्स या 12% टैक्स। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। सो वो कहता है कि जी अगर आपकी जीटीए सर्विसेज हैं और पर्सन इज लायबल टू पे द टैक्स अंडर द जीटीए सर्विस, तो यहां पर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स याद है वो 7 फैक्ट्रीज, एक्ट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें वो कहता है कि जी 5% जीएसटी वो खुद आरसीएम के तहत जमा करवा देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि सर मैं उन 7 में फॉल नहीं करता। जैसे कि हाउस होल्ड, मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा था और मैंने जीटीए की सर्विसेज ले ली, तो उसमें तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। और लेकिन अगर जीटीए कहेगा कि सर मैं रजिस्टर्ड हूं और मैं खुद 12% जमा करवाऊंगा, मतलब ये जीटीए शरीफ है, ये हमें डरा धमका नहीं रहा, और इसने कहा कि मैं 12% जमा करवा दूंगा, तो वहां पे आरसीएम लगेगा ही नहीं, बल्कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और ये हमेशा आपसे 12% कलेक्ट कर सकता है अगर वो रजिस्टर्ड है तो। चले, ये टेबल आप खुद कर सकते हैं जी। वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला, जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट है अगर सामने तो एफसीएम लगता है, और अगर आप कहते हैं सर मैं भी बॉडी कॉर्पोरेट हूं, सो इन दैट केस आप उसके ऊपर जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इज इको। पहले इको का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सुनिए जी, इको वो पर्सन है, वो कहता है कि सर मेरे पास ना सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब सप्लायर भी आता है और रेसिपिएंट भी आता है, वो दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के साथ गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं और मुझे सिर्फ उसमें कमीशन मिल जाती है। देयर आर सो मेनी गुड एग्जांपल्स। Amazon इज एन इको, क्योंकि Amazon कहता है कि ना ही मैं सेलर हूं ना ही मैं बायर हूं, बट हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें सेलर अपने गुड्स की फोटो डालता है और रेसिपिएंट आके ऑर्डर प्लेस करता है, वो दोनों एक दूसरे को गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं और मुझे कमीशन मिल जाती है। ठीक है, मेक माई ट्रिप, गोवाई वीवो, उस पर बहुत सारे होटेल्स, एयर फ्लाइट्स, ठीक है, बसेस, ये सारे अपने आप को लिस्ट करवाते हैं, फिर रेसिपिएंट भी वहां पर आता है। ओला कैब की अगर आप ऐप खोलते हैं तो वो भी यही है। ठीक है, सो इन दैट केस बायर एंड सप्लायर को हम वहां पे मिला देते हैं। जोमैटो को बोल सकते हैं इको कि नहीं? जोमैटो इज एन इको और नॉट? इट इज एन इको। ठीक है जी, सारे रेस्टोरेंट्स अपने आप को लिस्ट करवाते हैं जी वहां पर, और फिर रेसिपिएंट ऑर्डर प्लेस करता है और जोमैटो वाले को बीच में कमीशन मिलती है। ठीक है, और जो जोमैटो आपके घर पे डिलीवरी देने आता है, जो डिलीवरी गाय है, वो भी अपने आप को लिस्ट करवाता है जी कि मैं भी एनरोल करवाना चाहता हूं, और उससे भी बीच में से कमीशन ही मिलती है। फाइन, सो इको का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब सुनिए जी, इको के केस के अंदर ना आरसीएम नहीं है या एफसीएम भी नहीं है, यहां पे कुछ अलग ही कहानी है, तो आप आरसीएम से प्लीज थोड़ा सा बाहर आ जाइए। यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ सर्विसेज के केस में हमने ऐसा नोटिफाई कर रखा है कि इको को बोला कि आप पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर जीएसटी जमा करवाएंगे एज इफ यू आर द सप्लायर। इको बार बार ये कहता था कि सर आई एम नॉट द सप्लायर, मैं तो मिडिल मैन हूं, मैं तो दो लोगों को मिलाया, 100 रुपए के गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हुए, मेरी तो 5% की कमीशन है, उस 5 रुपए पे आप मेरे से जीएसटी ले लो। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 रुपए रखे, आप कल बोलो कि 100 रुपए के ऊपर जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा, दैट इज वेरी अनरीजनेबल, बिकॉज वो 100 रुपए मेरी पॉकेट में थोड़े ना गए, सप्लायर तो कोई और था। तो हमने कहा, गवर्नमेंट ने कहा वो हमें नहीं पता, हमने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, और यहां पर कुछ केसेस ऑफ द सर्विसेज हमने नोटिफाई कर रखे हैं, सर्विसेज के कुछ केसेस हमने नोटिफाई कर रखे हैं, जिसके अंदर इको को कहा कि पूरी अमाउंट पे आप ही को जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा एज इफ यू आर द सप्लायर, यू आर द सप्लायर। वैसे वो सप्लायर बेचारा है नहीं। सो वो कहता है कि जी इको तो वो बंदा है जिसके पास ओन, ऑपरेट या मैनेज करता है कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और द फैसिलिटी बाय द ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स, जहां पे ऑनलाइन गुड्स या सर्विसेज खरीदे बेचे जाते हैं। तो वो कहता है कि जी कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के केस के अंदर इको को हमने फंसा दिया और उसे कहा कि पूरा का पूरा टैक्स आप ही को देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है 95 में हमारे पास पावर है, हम नोटिफाई कर सकते हैं कुछ सर्विसेज को जिसके ऊपर इको को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा एज इफ वही सप्लायर है, वही सप्लायर, जबकि वो सप्लायर है नहीं। ये ओनली हेडिंग्स हैं जिसके अंदर इको कहता है कि सर हम तो ऑनलाइन, हमने एक ऐप बना रखी है और हम तो सिंगापुर बेस्ड है, तो हमने कहा कि आपका यहां पर कोई फिजिकल प्रेजेंस, कोई तो ऑफिस होगा, तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो कहता है कि ठीक है, बस आपके रिप्रेजेंटेटिव को ही इंडिया में टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और वो कहता है कि सर सॉरी हमारा तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी अब नहीं रहा, तो हमने कहा देन यू हैव टू अपॉइंट वन। ठीक है, इंडिया में काम करना है कि नहीं करना? अगर करना है तो यहां पर एक ऑफिस या एक रिप्रेजेंटेटिव तो आपको बनाना ही पड़ेगा जो आपके बिहाफ पे सारा टैक्स जमा करवाएंगे।
तो हमने कहा कि सर अब गवर्नमेंट ने वो नोटिफाई कुछ किया है कि नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज करते हुए 3 सर्विसेज को नोटिफाई कर रखा है, जिसमें इको को बोला कि पूरा का पूरा जीएसटी आपको जमा करवाना पड़ेगा। नंबर 1, अगर आप कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, इट इज नॉट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यहां पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जैसे कि ओला कैब्स, और कौन सी कैब वाली है, रैपिडो है ना, उबर इज देयर। तो वो कहता है कि जिसमें रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब या मोटरसाइकिल चल रहा है, सो इसके अंदर पूरा का पूरा जीएसटी किसको जमा करवाना पड़ेगा, वेबसाइट को। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, इन बेचारों को, वेबसाइट वालों को तो 10 रुपए मिलने थे, 100 रुपए में से 90 रुपए तो वो टैक्सी वाला ले जाता है, लेकिन पूरे के पूरे 100 रुपए के ऊपर टैक्स इको को आप जमा करवाना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं जी अकोमोडेशन, किसमें, होटल में, इन्स में, गेस्ट हाउस में, तो इसकी वेबसाइट्स भी आपको समझ में आती है, मेक माई ट्रिप हो गया, गोआईबीबो हो गया, एयरबीएनबी हो गया, ठीक है। तो अगर आप कोई भी होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट या किसी भी कॉमर्शियल प्लेस या रेजिडेंशियल के लिए या लॉजिंग पर्पस के लिए दे रहे हैं, एक्सेप्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहां पर। एक्सेप्शन में वो कहता है कि सर जो पर्सन मेरे थ्रू सर्विसेज दे रहा है वो खुद ही रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट कहती है फिर आप रहने दो, ठीक है। तो अगर मेक माई ट्रिप पे मैंने जो बुकिंग करवाई है वो करवाई है ताज होटल की, और ताज होटल कह रहे हैं सर हमारी तो थ्रेशोल्ड वैसे ही क्रॉस हो जाती है, हम खुद ही रजिस्टर्ड है। तो इको कहते हैं, इको को हमने कहा कि ताज होटल की अगर बुकिंग है, क्योंकि ताज खुद ही रजिस्टर्ड है, आपको उसके ऊपर जीएसटी जमा करवाने की जरूरत नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर जब कोई भी होटल अपने आप को मेक माई ट्रिप पे एनरोल करवाएगा, तो मेक माई ट्रिप वाला उससे जरूर पूछेगा कि सर आपके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं। अगर वो कहता है कि मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो इको कहता है कि फिर मैं बच गया, मेरी जान बच गई, मेरे को पूरी अमाउंट पे जीएसटी जमा करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होटल वाला अपनी अमाउंट पे टैक्स खुद जमा करवा देगा। बट अगर कोई छोटा मोटा होटल, कोई गली मोहल्ले वाला आया और उसने कहा कि सर मेरे पास तो जीएसटी नंबर है नहीं, तो लेकिन उस केस में फिर इको को पूरी अमाउंट के ऊपर जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा करवाना पड़ेगा। एंड लास्ट में है जी हाउस कीपिंग सच एज द प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग एटसेट्रा। तो इसकी वेबसाइट हमारे पास आती है अर्बन क्लैप, ठीक है। सो अर्बन क्लैप के ऊपर ये सारी प्लम्बिंग और कारपेंटरिंग और कोई भी वॉश, कार वॉश, जो भी आप करवाना चाहते हैं, तो उन सब का जीएसटी भी इको को ही जमा करवाना पड़ेगा। अनलेस, इसमें भी एक्सेप्शन है, तो वो कहता है कि अगर वो पर्सन खुद ही रजिस्टर्ड है, जो एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइडर है, फिर हम आपको एज अ सप्लायर नहीं मानेंगे, फिर सप्लायर वही रहेगा जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है। नीचे वो बताते हैं रेडियो टैक्सी, जिसमें 2 वे ट्रैकिंग होती है जी, दैट इज अ जीपीएस, ठीक है। उसको आपकी लोकेशन पता लग रही है, आपको उसकी लोकेशन पता लगती है, जैसे ऐप में आप देख लेते हैं कि वो टैक्सी कहां कहां से जा रही है। ये सारा आप क्रॉस कर रहे हैं जी। मैक्सी कैब, मोटर व्हीकल में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। सेम प्रोविजन आईजीएसटी में है जी, कट कॉपी पेस्ट। तो आईजीएसटी में जो सेक्शन 9 मैंने आपको अभी पढ़ाया सीजीएसटी का, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 5 है, तो वही 5(1)(5), तो और यहां पे रेट 20 की जगह 40 है। और ये किस पे लगता है, इंटर स्टेट। पहले बात चल रही थी इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी और इंटर स्टेट के ऊपर आईजीएसटी। और इन 5 पे वो कहता है कि जी लगाएंगे, डेट अभी बताएंगे, कृपया इंतजार करें। 5(3) पे वो कहता है कुछ गुड्स या सर्विसेज हम नोटिफाई करेंगे जिसपे आरसीएम लगेगा। 5(4) में उसने ये बात बोली है, और 5(4) हम ये कर लेते हैं, ये नोटिफाई जौन सी कर रखी है जी 5(3) के अंदर, वो देख लीजिए। तो वो कहता है कि जी अगर आप इंपोर्टर हैं और आपने इंडिया के बाहर से कोई सर्विसेज इंपोर्ट किए, तो उसके ऊपर जीएसटी आपको खुद जमा करवाना पड़ेगा। मैंने कल आपको बताया था ना कि हमने अपना घर या फैक्ट्री मिस्टर चैंग वैंग ली से इंटीरियर करवाया था, सो इन दैट केस अगर उसे पैसे पे किए हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बट चैंग वैंग ली कहता है कि सर मैं सप्लायर हूं बट मेरे पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो आईजीएसटी कहता है कि इन दैट केस अगर वो इंडिया के बाहर है, सो इन दैट केस रेसिपिएंट को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और उसके ऊपर जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज ली हैं बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू अ प्लेस ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, तो जो भी इंपोर्टर है उसको उसके ऊपर जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। तो वो शिपिंग कंपनी तो आकर अपना आपका सामान रख के चली जाएगी, तो इंपोर्टर को उसके ऊपर जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा अंडर द आरसीएम, जबकि आप रेसिपिएंट। और वो कहता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेंगे, जो कि 9(4) था, तो यहाँ पे 5(4) है कि गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर देगी और उसमें आपको जमा करवाना पड़ेगा। इको के केस में भी वो कहता है कि जी टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा जो नोटिफाई कर रखी है। वो कहता है मेरी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव को बोलो, कहता है रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो हमने कहा फिर किसी ना किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा।
और ये क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है, नीड फॉर द क्लासिफिकेशन आपको पता ही है, कस्टम्स में भी आता है कि HSN हमने यूज किया, दैट इज अ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जितने भी हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो सारे, इंडिया भी उसका एक मेंबर है, तो हम HSN को फॉलो करते हैं और इंटरप्रिटेशन के लिए हमने रूल्स बना रखे हैं। दैट इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर।